बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क्र पाकिस्तान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, चंद जुमलों से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि जो कैमरे की आँख से हकीकत को तराशे, वो मंजर साज जो खामोशी को ज़बान दे, जो कागज़ से उठाकर दुनिया को दिखा दे, हर जाविये को नई परवाज़ सिखा दे, ये हिदायत है, ये तख्लीक का करिश्मा है। वो फिल्म साज जो हर मंज़र को अमर कर दे, ये सिर्फ कैमरा नहीं, दिल एक तार है। जो सूरत नूर से जज्बों का इजहार है, वो सेट नहीं बनाता, एक दुनिया बनाता है। ख्याल को पर्दे पर ले आए, वही फिल्म साज तो है जो कौम का दर्द मिटाता है। जो वक्त को रोके, माजी को हाल कर दे, जब पर्दे से निकलकर असर दिलों तक जाए, जो तारीखों से रंगों को चुरा लाए, हर फ्रेम को जो मोहब्बत की दुआ सुनाए। कौम पर कर्ज है भारी, डायरेक्टर वही है जो ये कर्ज अदा कर दिखाए। कहानी वो नहीं जो बिक जाए, कहानी वो नहीं जो बिक जाए, कहानी वो है जो कौम को जोड़ जाए। प्रोड्यूसर का अज़म ही फिल्म को पर्दे पर कौम की तकदीर बनता है। सिर्फ लाइट और कैमरा नहीं, ये मुल्क से मोहब्बत का मंशूर है। हर हिदायतकार की मेहनत कौम के मुस्तकबिल की तरह एक कदम है। आर्ट की ज़बान में फ़क्र पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐलान, बॉक्स ऑफिस की कामयाबी कौम का सर फ़क्र से ऊंचा कर दे। जो फ़नकार कौमी ख्वाबों को पर्दे पर सजाए, वो सबसे बड़ा हीरो है। हिदायतकारी यानी कौम की विज़न का एक नई सिमत देना। जो आँख की ज़बान से हकीकत को लिखता है, जो ख्वाब को पर्दे पर रोशनी से बुनता है, ये कहानी उस फनकार की है जो कौम की पहचान बना, जो अपने कैमरे में हर मंजर को अमर कर गया। वो दास्तान वतन को नया रंग देता है, वो अपने हुनर से मुल्क का वक़ार बढ़ाता है। हर दौर में कुछ ऐसी शख्सियात होती है जो अपनी मेहनत, लगन और फ़न से अपने मुल्क का नाम रोशन करती है। वो सिर्फ कामयाबी हासिल नहीं करते, बल्कि अपनी कौम के लिए फ़ख्र और पहचान बन जाते। आज हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जिन्होंने कैमरे की आँख से पाकिस्तान की खूबसूरती और उसकी कहानियों को दुनिया तक पहुँचाया है। एक कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर, ड्रामा निगार, डायरेक्टर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहसिन रिजवी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, कैसे हैं हज़रत? ठीक है। आज आप हमारे फ़क्र पाकिस्तान के मेहमान बने। बहुत सारे आपने नशे व फराज देखे, आप फिल्म इंडस्ट्री से, ड्रामा और बहुत सारे आर्टिस्टों से आपका लिंक भी रहा। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको उस सवाल से इसका आगाज़ करें कि आपका बचपन कैसा था? कैसे थे आप? सीरियस थे, शरीर थे, या बिल्कुल नॉर्मल टाइप के थे? किस टाइप के थे? बचपन अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बचपन बहुत क्रिएटिव था। शुरू से फोटोग्राफी का शौक़, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से एक कैमरे को बड़ा पसंद करना, विजुलाइज करना। इसकी शायद वजह ये थी कि मेरे एक अंकल होते थे, वो कनाडा चले गए थे। कनाडा में वो फोटोग्राफी करते थे, उनका नाम था विंग कमांडर काजी मरूम। तो वो उनकी फ़ोटोग्राफी से मैं बड़ा इंस्पायर था। अच्छा। वो फोटोग्राफी किया करते थे और वो बहुत कलरफुल पिक्चर्स, क्योंकि वहाँ का कनाडा का माहौल, एटमॉस्फेयर बड़ा बहुत। और वो उसके बाद वो स्लाइड्स बनाते थे, शायद ट्रांसपेरेंसी तो बहुत से लोगों ने देखी भी नहीं होंगी। स्लाइड बना के बड़ी स्क्रीन पर दिखाते थे, तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था कैमरे से। कैमरे का लेंस तो मुझे भी शौक़ चढ़ा। उस वक्त तो मेरे पास कोई इतना अच्छा कैमरा नहीं था, छोटा सा कैमरा था, 110 कैमरा, मगर उससे भी फ़ोटो खींचा करता था और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता था उसका। मैं बड़ी टेक्निकल सी फ़ोटोज़ बनाया करता था। 12 की रील आती थी उस ज़माने में, 12 एक्सपोजर्स की, तो मैं 12 एक्सपोजर खींचता था। जब 12 में से 10 भी सही आ जाते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मेरा फोटोग्राफ़र जो कि जहाँ जिस स्टूडियो में रील दिलवाता, बड़ी तारीफ़ करता था मेरी, यार आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा और आप इतनी जल्दी अच्छी तस्वीरें खींच लेते हैं, और 12 में से 10 आ जाती हैं। उस ज़माने में क्राइटेरिया था। तो वो ये शौक़ परवान चढ़ा यहाँ से फोटोग्राफी। फिर तो सिर्फ फोटोग्राफी तक ही रहे या पहले शरीर भी थे? ये बचपन के बाद। ये शरीर भी थे या वैसे ही थे, नॉर्मल थे, घर पे तंग करते थे? देखिए, हम लोग 4 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 भाई, फैमिली की तरफ आ ही रहा था मैं। 4 भाई तो हमारे वालिद गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो हमें ज़रा पढ़ाई का दबाव था हमारे ऊपर। पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। शाम को पापा 5 बजे हमें लेके बैठते थे, हमें पढ़ाते थे। तो हमारा फोकस स्कूल, सुबह स्कूल,
2 बजे स्कूल से आ जाना, खाना खाना फादर के साथ, उसके बाद सो जाना, 5 बजे उठना, 5 बजे उठ के पढ़ाई करना, और ये पढ़ाई 9 बजे तक जारी रहती थी, जब तक टीवी पे खबरनामा नहीं आ जाता था। अच्छा। जब तक जारी रहती थी, 9 बजे खबरनामा, खबरनामा के बाद खाना, डिनर। कितनी फैमिली कितनी है आपकी इस वक्त? 6 बहन भाई और पेरेंट्स। अभी इस वक्त जो मौजूदा बच्चे कितने हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 3 बेटी हैं, 3 बेटियां, 2 शादीशुदा हैं, उनके वो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मगर हमारी जो फैमिली बड़ी फैमिली थी, पेरेंट्स के साथ हम 6 बहन भाई रहते थे, तो वो मैंने कहा ना, तो हाँ हाँ उसके साथ साथ बीच में खेल कूद, अदर फैमिली बहुत बड़ी थी, हमारे रिलेटिव बहुत थे, तो वो उनके साथ शिरकत वगैरह, हल्ला गुल्ला बहुत रहता कोई था। बचपन का ऐसा वाकया जो आपको गमगीन कर गया हो या मोहब्बत और प्यार दे गया हो, या कोई ऐसी चीज़ याद है? दोनों बातें, गमगीन भी और प्यार भी। पेरेंट्स थे, पापा से बहुत अटैच था मैं, बहुत अटैच वालिद के साथ था मैं। बड़े मेरे नाज और नखरे उठाए उन्होंने बहुत। तो ये मोहब्बत, और फिर वो चले गए तो फिर तो वो तो उसके बाद तो ऐसा लगा कि ख़त्म लाइफ। मदर थी, अम्मी बहुत प्यार करती थी, अम्मी चली गई, तो ये बड़ा गम दुख के, तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे वालिद ने। और मैं कहता हूँ ना, वालिद की वजह से आज मैं सर उठा के चल सकता हूँ। उन्होंने जितनी मुझे इज़्ज़त दी, कहते हैं ना, खड़ा रहता हूँ शाहों में सर उठाकर मैं, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। तो ये बात है, उन्होंने मुझे। जवानी कैसे गुजरी? जवानी बहुत अच्छी, कलरफुल लाइफ, बहुत अच्छी। कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स के साथ। और जवानी में बहुत जल्दी शो बिजनेस में आ गए। अच्छा। तालीम ख़त्म करने के फ़ौरन बाद एक जवानी में कॉलेज का या कोई ऐसा वाकया, या घर के अंदर कोई मार पड़ी हो या कुछ इस नहीं तरह नहीं, मार वार हमारे यहाँ नहीं पड़ती थी। हमारे यहाँ कभी मार नहीं पड़ी। कोई डांट? हाँ ऐसा होता था, मैं बहुत छोटा था, 14 साल का था की उम्र का था, तो गाड़ी चलाता था, अपनी कार पापा की गाड़ी थी तो वो चलाता था मैं। और वो उस वक्त 14 साल का था, तो मुझे इजाज़त नहीं थी, तो पापा जब सो रहे होते तो मैं चलाता था। तो एक आध दफ़ा ही हुआ, शायद गाड़ी टकरा गई किसी की गाड़ी से, मार दी मैंने उसकी गाड़ी को, क्योंकि ना आता उसने था। कुछ कहा? उसने तो जो, वो तो लेके सीधे घर आ जाता था ना। अच्छा। वो तो लेके अपने वालिद के पास ले चलोगे, तुम गाड़ी लेके निकले गए, तो उसका जो नुकसान वगैरह वो पूरा करना। और फिर इस बात पे कि वो कहते थे कि यार तुम गाड़ी को तो मार रहे हो, किसी बच्चे को मार दिया तो क्या होगा। तो इन बातों पे अदरवाइज और कोई हमारी हरकतें ऐसी नहीं थी कि मार पड़े, डांट पड़े। डांट का कायदा भी नहीं था, मार का नहीं था। और तो इन चीज़ों ने, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें। कब ड्रामा लाइन, इंडस्ट्री की लाइन की तरफ आए? इंडस्ट्री लाइन, शो बिजनेस शुरू हुआ एडवर्टाइजिंग कंपनी से, इंटरफ्लो कम्युनिकेशन, 1988 नई पढ़ाई मुकम्मल की थी। तो उसके बाद जून, टू बी प्रिसाइज 11 जून 88 इंटरफ्लो ज्वाइन कर ली मैंने। इंटरफ्लो वो एक शौक था, क्योंकि फोटोग्राफी, फिल्मिंग ये शौक थे और प्रोफेशन था। और इतना घर वालों की तरफ से इजाज़त थी? हाँ, घर वालों ने हमेशा मेरी इसको फौक़ियत दी। इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में गया था, सिविल एविएशन अथॉरिटी में। जब नया ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट किया था, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी में चला गया था। मगर वहाँ की जो नौकरी, जो कहते हैं ना कि वो गवर्नमेंट जॉब होती है, वो 7 से 2 तो सख्त जॉब होती है, सुबह 7 बजे पहुँचना। तो ये जो इतना डिसिप्लिन होता है ना, 7 बजे पहुँचना। अच्छा, हमारे कायदे कानून भी कुछ अलग हैं। 7 बजे पहुँचने के लिए 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है। उसके बाद तो वो 6:30 बजे से सिलसिला शुरू हो जाना। तो ये कुछ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके, तो 1 साल के अंदर अंदर छोड़ दी। उसके बाद जो फिर आए एडवर्टाइजिंग में, तो यहाँ तो ना जाने का टाइम था ना आने का टाइम था। तो यहाँ तो हम जाया करते थे अपनी मर्जी से, आते तो उनकी मर्जी से। तो एडवर्टाइजिंग में क्या, यानी किस तरह आप इससे मुंसलिक हुए? एडवर्टाइजिंग मैं गया, हमें शौक़ था फिल्मिंग करने का। और एक बस एक जगह, एक दिन मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो कराची यूनिवर्सिटी जाता था सुबह। एक दिन 11 साढ़े 11 बजे पीरियड था, तो मैं 11 बजे घर से निकला। शहीद मिलत रोड पे मैं सामने जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक घर की छत पे
बहुत से बच्चे गोरे गोरे फिर रहे हैं सुबह का। अच्छा 11 बजे 11:30 बजे का वक्त और धूप, गर्मियों के दिन, जून, ये मेरे आने से पहले की बात है। मोटरसाइकिल ट्रेल होती थी मेरे पास, में जा रहा था तो मैंने देखा बहुत से बच्चे बैलून फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ा कैमरा खड़ा हुआ है, 35mm कहलाता था वो। कभी कैमरा देखा नहीं था हमने 35mm। बच्चे बैलून, लाइट, शेड्स लगे हुए हैं, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए, खींच रहे। एक आदमी वीडियो बना रहा है, शूट कर रहा है 35mm पे। खातून खड़ी हैं, हिदायत दे रही है। बहुत देर देखता रहा मैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा उसके बाद इतना कि 1.5 घंटा मैंने अपना पीरियड ज़ाया कर दिया यूनिवर्सिटी का, और मैं वहाँ 1.5 घंटा धूप में खड़ा रहा। जब मैं चला गया, उसका 15-20 दिन गुजरे होंगे। एक दिन मैं अपने फादर के साथ बैठा टीवी देख रहा, तो मैंने देखा वही इश्तहार टीवी पे आया। अच्छा। एक बबल गम का ऐड था जिसमें गुब्बारे फेंकते हैं, वो अरे मैंने अपने बताया फादर को, ये मैंने ऐड देखा, बनते हुए, शूट होते हुए देखा मैं। अच्छा। वहाँ से मुझे शौक कि यार इसी कंपनी हो तो। और वाकई इत्तफाकन उस कंपनी के एमडी से एक जगह मुलाकात हो गई मेरी। बस सरसरी मुलाकात हुई, 1-2 मिनट ही बात हुई। उन्होंने कहा आइए हमारे ऑफिस आइए। मैं ऑफिस गया, मेरे ख्याल 2 मिनट के इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे रख लिया। और वहाँ से हम तो शुरू तो एज असिस्टेंट किया बिल्कुल फिल्मिंग के साथ, मगर काम सीखते सीखते जल्दी हेड बन गए। और फिल्मिंग डिपार्टमेंट के डिविजन होता था वो, तो वो वहाँ से तो फिर कहाँ से आगाज़ किया? ड्रामे से आगाज़ किया, फिल्म से आगाज़ किया? आगाज़ एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग से आगाज़ हुआ। लकीली ये जो कंपनी थी इंटरफ्लो कम्युनिकेशन, इनका 88 में ज्वाइन किया, 90 में इनका चैनल आ गया, टीवी चैनल आ गया। अच्छा। NTM। अच्छा। पहला सेपरेट चैनल जो गवर्नमेंट से अलग था वो। वहाँ जो चैनल आया, वहाँ हम फिल्म के लोग थे, एडवर्टाइजिंग में तो हमें इरादा चांस मिला देखने का, घुसने का, करीब से एडवर्टाइज ड्रामे को देखने का। तो वहाँ से फिर मौका मिला कि वो ड्रामा प्रोडक्शंस करने का। तो पहला ही ड्रामा ब्लॉकबस्टर था जिसके साथ में हमने काम किया, चांद ग्रहण। तो वो वहाँ से तो फिर खुली आज़ादी थी काम करने की। प्राइवेट चैनल था, एक आदमी की बात थी, वो कहते थे जो खुला हाथ था, खुला ड्रामा बनाया, बड़ा ड्रामा बनाया। कौन कौन आर्टिस्ट थे उस चांद ग्रहण के अंदर? सुहेल असगर साहब थे, शफी मोहम्मद शाह साहब थे मरूम, फरियाल गौहर थी उसके अंदर, शकील साहब थे, अब्दुल्ला कादवानी थे, काफ़ी बड़े आर्टिस्ट। तो वो ड्रामा कितना दौरानिया था और कितनी किस्तें चली? 13 एपिसोड था मैंने, 13 एपिसोड चलती थी, 13 एपिसोड चलती थी। और वो हमने जब उस ज़माने में इतना खर्चा नहीं होता था ड्रामों पे ना, जो अब तो करोड़ों रुपए में खर्चा ड्रामा बनता है। उस ज़माने में इतना खर्चा, उस ज़माने में हमने ड्रामा बनाया तो मेरा ख्याल है पूरा ड्रामा बना दिया। पहले होता था पूरा ड्रामा बनाओ, कंप्लीट करो, एडिट करो, म्यूजिक करो, उसके बाद चलेगा वो, ताकि एक आपके एपिसोड तो एक एपिसोड से हो जाता ना। तो हमने वो 13 एपिसोड रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, बड़ी प्रोडक्शन थी, बिग प्रोडक्शन, बड़ी कास्ट, बड़ी प्रोडक्शन की चीज़ें। तो उस वक्त 18 लाख रुपए कॉस्ट आ गई इसको। अच्छा। तो ये तो बड़ा सवालिया निशान था कि 18 लाख रुपए, तो इतना खर्च नहीं होता था। तो हमने कहा नहीं सर आप चला के तो देखें, ड्रामा चलाएं तो इंशाल्लाह हिट करेगा ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली एपिसोड जब ऑन एयर गई तो उसमें 56 लाख रुपए के ऐड थे हमारे पास। पहली, और अभी 12 किस्तें बाकी थी। और आखिरी किस्त तक ये हाल था कि 50 मिनट्स की एपिसोड थी और 52 मिनट के कमर्शियल थे हमारे पास। क्या बात। तो वो एक ब्लॉकबस्टर था। वहाँ से हिम्मत खुली फिर हमारी काम करने की। जो आर्टिस्ट थे ये शुरू के अंदर जब आपसे अटैच हुए, और आप डांटते भी थे या क्या करते थे? नहीं, देखें एक तो होता ही था, जितने भी आर्टिस्ट आए वो सीनियर आए हमसे, मतलब एज ए सीनियर हर लिहाज से। शफी मोहम्मद शाह साहब थे, सुहेल असगर साहब थे, फरियाल गौर। तो मैं एक बात बताऊँ, जितने भी टेलीविजन के लोग हैं ना, जिनको जो प्रोफेशनल टेलीविजन का, वो उनसे आप सीखने को मिलता है। अगर आप सीखने वाले हों तो उनसे सीखने को मिलता है। आप मतलब उनसे हर चीज़ लर्न करते हैं, वो आपको बताते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जी अब हमने शॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हीरो और हीरोइन का शॉट है और हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब बाद में अगला दिन फिर उसका शॉट है तो पता लगा हीरोइन नहीं आई है, लेट आई है। तो हीरो कह रहा है मेरा रिकॉर्ड कर लें, ओवर द शोल्डर करके OTS, किसी को भी खड़ा करके OTS उसके सारे शॉट रिकॉर्ड कर लें।
हीरोइन नहीं है वो, मगर वो बात परफेक्टली करता था, उससे बात कर रहा है, इधर सामने कोई नहीं है उसके। तो ये हमें सिखाते थे वो। क्या बात है। अच्छा, इस पे ब्रेक की तरफ जाना और फिर इसके बाद मजीद जी, गुफ्तगू जी। करते हैं। नाज़रीन, लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मरतबा फिर फ़क्र पाकिस्तान के इस प्रोग्राम में सलीम सातियानी आपको खुशामदीद होता। मौसूद साहब, आपसे सवाल चल रहा था कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आर्टिस्टों के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, आपके ड्रामे माशाअल्लाह उस तरफ भी गए, फिर आप पीटीवी की तरफ भी आए। जी, जी। तो पीटीवी के अंदर एक आम आर्टिस्ट आने के लिए बहुत उसको जद्दोजहद करनी पड़ती थी, बड़ा आना जाना होता था, फिर जाके वो अंदर घुसता था। ऐसा ही सिलसिला था। पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन का अगर मैं नाम लूँ तो वो एक इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे यहाँ दूसरे पड़ोसी ममालिक की तरह फैसिलिटीज़ नहीं, इंस्टीट्यूशंस के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो ड्रामा सिखाएं, अदाकारी सिखाएं। पाकिस्तान टेलीविजन इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान टेलीविजन आपको सिखाता है कि ड्रामा कैसे बोला जाता है, डायलॉग कैसे बोले जाते हैं, किस तरह फेस एक्सप्रेशन कैसे लिए जाते हैं, और उसकी एक दिन की अचानक की ट्रेनिंग नहीं हो जाती। उसमें तो 4 दिन, जिस जमाने हसीना मोइन या फातिमा सुरैया बजिया जब ये ड्रामे किया करती थी, तो उसके लिए 4 दिन रिहर्सल के लिए आना पड़ता था। अच्छा। स्क्रिप्ट बैठ के तय करते थे, स्क्रिप्ट याद किया करते थे, स्क्रिप्ट में कि कौन सा लफ्ज बोलना है, कौन सा लफ्ज कैसे बोलना है। उसकी ट्रेनिंग अब नहीं है ये चीज़ें। अच्छा, तो ये उस वक्त तो बड़ा चीज़ें सिखाई जाती थी। मतलब अगर फिल्म इसमें पीटीवी में अगर कोई ज्वाइन हो जाता था नया आर्टिस्ट वगैरह, तो बहुत बड़ा वो पीटीवी का देखिए, मैं 1974 के ज़माने से, जब स्कूल का ज़माना था मेरा, 74 के उस ज़माने में हमें याद है, हम टेलीविज़न जाया करते थे। टेलीविज़न इसलिए जाया करते थे कि स्कूल का स्टडी टूर वगैरह पीटीवी का होता था। तो मैंने उस ज़माने में भी बड़े बड़े लोग, आज के बड़े बड़े लोग मैंने वहाँ देखे पाकिस्तान टीवी के गेट के बाहर खड़े हुए, कि वो वेट कर रहे होते थे कि हम अंदर। तब पीटीवी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था कि लोग चाहते थे कि हम अंदर जाएं, और अगर पीटीवी से कोई किसी का ड्रामा चल गया, अगर वो चाहे एक्स्ट्रा रोल भी है, तो उसकी बाकायदा शनाख्त होती थी उस ज़माने में कि यार ये टीवी पे आता है, लोग उसको पहचानते थे, फेस वैल्यू। मतलब कितने ड्रामे आपने किए पीटीवी से? मैंने ज़्यादातर ड्रामे एनटीएम से किए। मैं एनटीएम से चांद ग्रहण, कशकोल, नादान नादिया, नंगे पाँव, ऐसे बहुत सारे ड्रामे किए। पाकिस्तान टेलीविज़न तो जैसे कहना चाहिए एक ट्रेनिंग वैल्यू रही ज़्यादातर ना, वहाँ से सीखते रहे, बड़े प्रोड्यूसर्स थे जो काम कर रहे होते थे। मैंने इंडिपेंडेंट जो काम किए, फिर वो प्राइवेट चैनल से काम किए। अच्छा, प्राइवेट चैनल के अंदर कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जिसने आपको मुतासिर किया? सारे आर्टिस्ट, अच्छा। जितने भी, मैं नाम लूँ, तलत हुसैन साहब का नाम लूँ, ज़िया मोहिउद्दीन साहब का नाम लूँ, शकील साहब का नाम लूँ, मैं शफ़ी मोहम्मद शाह साहब का नाम लूँ, सोहेल अदगर का नाम लूँ, फरियाल गौहर का नाम लूँ, ये लेजेंड बड़े इंस्टीट्यूशंस थे। मतलब उनको बताने में आप लोगों को दिक्कत होती थी या सिर्फ एक नहीं, बिल्कुल दिक्कत की क्या, उनको सिर्फ स्क्रिप्ट देना पड़ता था। अच्छा। स्क्रिप्ट वो हमें बताया करते थे। अच्छा। कि इसका डायलॉग, इसकी डिलीवरी ऐसे है, इसकी डिलीवरी ऐसे है। अच्छा। ये चीज़ें उनको अपनी पोजीशनिंग पता होती थी, कैमरा पोजीशनिंग क्या है उनकी। लेकिन मैंने देखा है कि अमूमन पहले भी और अभी भी एक मोनोपोली भी चलता है चैनल के ऊपरों पे भी, कि अगर हिदायतकार का नाम आ जाए या प्रोड्यूसर का नाम आ जाए तो पता होता है कि ये आर्टिस्ट इससे मुंसलिक हो जाएंगे। ये वाली भी नहीं, ये शायद अब अगर हो तो हो, पहले तो ये नहीं होता था। पहले तो आप अगर जितने भी देख लें, मोहसिन अली साहब के, हसीना मोइन के, फातिमा सुरैया बजिया के, तो वो उनके अलग अलग कास्ट होती थी। अगर शहनाज शेख तन्हाइयाँ में आई या कहीं में आई, उसके बाद तो कहीं नहीं आई। मरीना खान अगर आई तो उनके ड्रामा उसके बाद तो कहीं नहीं आई। इस तरह शुएब मंसूर साहब के जो होते, ऐसा तो नहीं हुआ कि बार बार रिपीटेशन होती थी।
ये तो फेवरेटिज्म उस जमाने में तो सीधा सीधा मेरिट होती थी। अभी इतने निजी चैनल्स हो गए, अब आर्टिस्ट भी माशाल्लाह बहुत हो गए। क्या समझते हैं माजी के आर्टिस्ट मुस्तकबिल के अभी हाल के आर्टिस्ट क्या फ़र्क नजर आता है? आजकल के आर्टिस्ट सीख के आए, उन्होंने सब पिछला देख लिया है, सारे आर्टिस्टों को देख लिया, तो उनको पता है कि आप क्या करना है, क्या गलती नहीं करनी है। अच्छा चैनल इतने हैं आपके पास कि आपको पता है कि आप क्या गलती नहीं करेंगे, किस तरह आप। अच्छा फिर टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, लाइटिंग बहुत स्ट्रांग है हमारी। ये जितनी हैवी अच्छी लाइटें माशाल्लाह किनोफ्लो लगी हुई, ये उस जमाने में नहीं होती थी। टंगस्टन लाइटें 2K की लाइटें होती, उसमें काम होता था, फेस आपको वैसे ही आता था, सेट नहीं होते थे, हैवी सेट नहीं होते थे इतने जो अब लग जाए। अब तो माशाल्लाह आपके पास, अच्छा फिर सेट्स हैं, फिर लोकेशंस हैं आपके पास। पहले इतना नहीं होता था, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती थी, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते थे, महदूद वसाइल थे, उस पर ही काम करना होता था। तो अब आर्टिस्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है कि अब वो जब काम करता है तो फिर उसको पता होता है कि उसके पास खुला है। अच्छा फिर एक ज़माने में ड्रामा लाइव जाया करता था, लाइव चला तो चला बस, अब जो गलती कर गया। अब तो एडिट है, अभी मैंने अगर कोई बात की है तो अब मैं आपसे कह दूंगा कि यार नहीं दोबारा करेंगे, इसको दोबारा कर लेंगे, अब लगा लेंगे एडिट करके इस तरह। लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे थे जो 50-50 टाइप के, और ये जो रातों को 8 बजे का टाइम हो तो लोग रोड सन्नाटे हो जाते थे, उस टाइप की चीज़ें भी तो थी। जी मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना, इंट्रोड्यूशन 50-50 का नाम लें, अगर खुदा की बस्ती का नाम लें, अनकही का नाम लें, तन्हाइयाँ का नाम लें, देर दबेर पेश का नाम लें, किरण कहानी का नाम लें, वारिस का नाम लें, शहजोरी का नाम लें, ये तो ये ब्लॉकबस्टर ड्रामे थे जिन्होंने सड़कें सुनसान कर दी। मतलब उस जमाने में शादी होती ही 9 बजे के बाद शुरू इसलिए थी कि लोग नहीं आते थे 8 बजे। 8 बजे का टाइम तो कोई आएगा ही नहीं, वो तो 9 बजे के बाद आएगा कि जब उसका ड्रामा खत्म हो जाएगा। मतलब आपको पता, आपको तो याद होगा 15 दिन में एक फिल्म आती थी टीवी पर रात को 11 बजे के बाद, 15 दिन बाद, और वो फिल्म इतनी पुरानी होती थी, 40 से पुरानी, तो लोग बाकायदे इंतजार किया करते थे कि आज फिल्म आएगी। अच्छा गीतमाला आया करता था, गीतमाला आता था, जो लोग गाने सुनते थे, तो ये फिल्मों के गाने देखना, फिल्मों के ट्रेलर्स चलते थे जिसका लोग इंतजार करते थे कि यार फिल्म का ट्रेलर आएगा, फिल्मों की स्टोरीज चलती थी रेडियो पर भी, टेलीविजन के ऊपर भी। वो दौर था, अब नहीं रहा वो दौर। ये जो हमारे हाथों में चीजें आ गई, इन्होंने उस दौर को। निजी चैनल के हवाले से आप क्या कह रहे हैं, आर्टिस्ट को किस रवैया कैसा होना चाहिए? आजकल तो आर्टिस्ट जो है बहुत आपे से बाहर हो जाता है। देखिए नहीं आपे के बाहर नहीं होता, वो बात ये है कि उसके पास इतनी कमिटमेंट्स हैं, उसको पता है कि इस वक्त वो ये कर रहा है कि आपका ड्रामे का शॉट दे रहा है, उसके 1 घंटे बाद उसके कॉल टाइम लगा है, दूसरा ड्रामा तीसरा, तो उसको पहले ऐसा नहीं था ना, मैंने आपको बताया पहले 4 दिन रिहर्सल करता था, उसको एक ही चैनल होता था, उसको आना होता था। अब ऐसा नहीं है ना, अब उसके बाद 10 चैनल हैं, 10 चैनल में कभी उसको ही जाना है, कभी उस पर जाना है, कभी उस पर जाना है, कभी उस पर जाना है, उसको 1-1 घंटे बाद उससे टाइम दिया हुआ है कि 2 से 3 में तुम्हारा काम करूंगा, 2 से 3 में लग के काम करेगा वो आपका, 3 बजे अगले चैनल पे जाना। तो वो उसके पास इतना मार्जिन नहीं है कि वो गलतियां खुद भी कर सके या किसी गलती उसको जाना है। आजकल टाइम देने के अंदर बड़े चैनल, छोटे चैनल, ये वाला भी बड़ा रुझान है। सोशल मीडिया के चैनल, कोई भी अगर किसी आर्टिस्ट को भी बुलाता है तो वो कहता है बस आप मुझे क्या दोगे, ये वाला। देखिए मॉनिटरी वैल्यू हर चीज़ की होती है ना, टाइम की वैल्यू होती है। एक ज़माने में तो लोग फालतू होते थे ना, तो अगर कोई नहीं कर रहा, अब तो ऐसा नहीं है ना, उनकी वैल्यू है ना। मतलब वो एक जगह से अगर उनको फर्ज करें 2 लाख रुपए मिल रहे हैं और एक जगह उनको कोई मुफ्त बुला रहा है, तो वो तो प्रेफर उसको करेंगे जो 2 लाख रुपए दे रहा है। साफ बात है, मैं भी उसको प्रेफर करूंगा ना। अगर मुझे कोई एक इतने अच्छे पैसे दे रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा। अपॉर्चुनिटी जब होती है, आपका ऑप्शन होता है आपके पास, जब एक, तो वो लोग सोचते हैं, कहते हैं कि अगर किसी को बुलाते हैं चैनल के लिए कि यार वो बुलाना है, फलानी पॉडकास्ट है उसके अंदर आना है, यार क्या देंगे वो हमें, सिंपल से बात पूछ। आजकल की फिल्मों के हवाले से क्या कहेंगे? मैसेजेस वाली फिल्में हैं। देखिए अब फिल्म जो है ना सलीम भाई, ऐसे नहीं बन रही फिल्म जैसे पहले बन जाती थी, माँ जाते साथ जाते कुछ भी, अब ऐसा नहीं बन रहा। मतलब वो जमाने में बजट हमारा, अब 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ रुपए लग रहे हैं, कम छोटी फिल्म पे 6 करोड़ रुपए लगते हैं, जब जाके बिजनेस करती है उस 6 का। अच्छा बात यह है कि अब फिल्म का मसला ये हो गया कि फिल्म एक आदमी तो देखने जाता नहीं है, ये जाता है, उसके साथ बीवी जाती है, उसके 4 बच्चे जाते हैं, उसके फिल्म का टिकट है 1000 रुपये, बीवी। अब
6 लोग जाएंगे, 6,000 रुपए, 2,000 का पेट्रोल भी डालेंगे, 8,000 रुपए, कुछ खाएंगे 4-5 हज़ार का खाना एक तो पॉपकॉर्न जो मिलते हैं, पेप्सी पॉपकॉर्न मिलते हैं, वही 200 रुपए के मिलते हैं, तो वो 10 से 12,000 तो वहाँ फिर वो बाहर निकले तो कुछ खाएगा, 15-20 हज़ार रुपये खर्च होगा। 15-20 हज़ार रुपये एक आदमी को आजकल, जहाँ बिजली का बिल 50-50 हज़ार रुपये नॉर्मल घर का आ रहा है, उसको देने के तो वो सोचता 15,000 रुपये की कोई चीज या तो ऐसी हो कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हो तो मैं उसकी फिल्म देखूं कि 15,000 रुपये में देख के मजा आया था। अच्छा, फिर आजकल लोग एंटरटेन होना चाहते हैं, थोड़ा सा मसाइल हैं पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में मसाइल हैं थोड़े से ये बिजली जाना, बेसुकूनी थोड़ी सी, तो इसलिए वो चाहता है एंटरटेन हो, फैमिली के साथ हंस बोल के आए। अब अगर आप उसको कोई सीरियस टॉपिक दिखा दें तो जो फिल्में आप हिट हुई आप देखें वो एंटरटेनमेंट के ऊपर मबनी थी, एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, लड़कियां, अच्छी लड़कियां, मजाक, मस्ती, डांस, म्यूजिक, गाने, ये वो चीजें जिन्होंने जो हिट हुई, तो लोग यही चाहते हैं बस कोई सीरियस मैसेजेस नहीं, कोई सीरियस मौजू ना लाएं। इतना हुए आप अगर पुराने इत्तफाकात देखें जो बहुत सीरियस मौजू पे फिल्म आई जो ड्रैग कर गई, फिल्में अच्छी थी ड्रैग, मगर लोग नहीं चाहते देखना। अच्छा, सीरियस से हट के आता हूँ कि शादी आपने पसंद की या किसकी? आपने शादी पसंद की या जी पसंद की थी, मेरे वालिद के दोस्त थी, मेरे वालिद के दोस्त थे, उनकी साहबजादी थी। तो कैसी बीवी अभी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखे मैं बहुत डरता था कि मुझे कोई ऐसी बीवी ना मिल जाए जो कान काट ले मेरे। आप क्या कहेंगे अगर आपको दूसरी शादी का मौका मिले? अल्लाह ना तो करे, शादी करें? नहीं करने क्योंकि नाज़रीन भी देख रहे हैं। मैंने बहुत देखी ऐसा नहीं प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप बोले कि भाई मैंने बहुत देखी है, दूसरी शादियों के मसाइल बहुत देखे हैं। ठीक है, होते हैं कुछ लोग, मगर बड़े लेकिन जब शेयरिंग होने लगती है ना किसी की, कि एक के दूसरे के तीसरे में, तो फिर मसाइल खड़े होते हैं। देखिए ना, अगर फर्ज करें इस वक्त आपने भी 2 गेस्ट बुलाए हो ना, मुझे बुलाया, किसी और को बुलाया हुआ है, तो आप भी ये चाह रहे होंगे हक तलफी ना हो, मैं और वो भी चाह रहे होंगे कि यार मैं तो इतना बोला, मेरा तो काट दिया, इसका ज़्यादा लगा दिया, यार वो कह रहा है यार मुझे तो मेरा क्लोज शॉट दे लिया, भाई का क्लोज शॉट। तो ये छोटी सी बात है ना, शेयरिंग तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। मौका अगर मिले तो अल्लाह ना करे, नहीं करना। अब जिंदगी के इतने साल बाद बच्चे बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गई, बेटियां शादी हो गई, मेरी बेटियों के बच्चे हो गए, तो मैं पसंद करूंगा ये बात, और मेरी बेटियों से अगर आप पूछें तो उनको भी पता होगा ये बात कि हमारे वालिद ये हरकत कभी नहीं करेंगे। मतलब 2 बीवियां वबाले जान भी कह सकते हैं? नहीं, वबाले जान की बात नहीं है। आप देखिए ना, फिर आप बच के रह जाते हैं ना। हमारा टाइम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम अपने बिजनेस को, हम अपने शो बिजनेस को इतना टाइम देते हैं, उसके बाद जो बच्चा कुछ चंद घंटे वो घर में देते हैं, उस चंद घंटों को भी स्प्लिट कर दो, आधा कर दो, आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो, तो नहीं चल सकता है। अच्छा, अभी कुछ सवालात भी हैं मेरे साथ, और भी जो इंडस्ट्री के हवाले से कि कैसे क्या है, और भी आप एक बात मेरे एक प्रोग्राम के अंदर आप आए थे और एक बहुत अच्छी बात बताते कि जब माजी के अंदर एक आदमी जब बिल्कुल एक्टिव होता है, उसके अंदर फील्ड में होता है, तो लोग उसको बड़ा रेस्पेक्ट वाले अंदाज में उसके अंदर करते हैं। और वो 8 चीज़ें जो आप बताना चाहते, वो 8 चीज़ें जो मैं बताता हूँ ना, वो लोगों को बताता हूँ। और मेरे साथ तो हुआ है बहुत, और मेरे जैसे बहुत से आर्टिस्टों के, ड्रामा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ हुआ है। वो हम कहते हैं 8 चीज़ों में पहली कॉल आपके पास आती है, मोहसिन साहब सलाम वालेकुम, मैं ABC बात कर रही हूँ। मोहसिन साहब मैंने आपका बड़ा नाम सुना, मुझे आपके साथ काम करना है ड्रामे में। मोहसिन साहब देखें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, आपका नाम सुना है, मैंने आपके साथ काम करना चाहता। आपने कहा अच्छा मैं आपको बताऊँगा। दूसरी कल, मोहसिन साहब मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे बुलाएं, आपका ड्रामा ने मुझे भी उसमें रखें तो उसमें। अच्छा जी, यह कमर्शियल। तीसरी कॉल, मोहसिन साहब मुझे बहुत खुशी हुई, आपने अपने कमर्शियल में काम दिया। छोटा सा कमर्शियल था, मगर देखिए जब से वो कमर्शियल चला मेरी इतनी वैल्यू बन गई, इतने लोग मुझे, मोहसिन साहब मैं आइंदा आप ही के साथ काम करूँ, मुझे आपके साथ ही काम करना, मुझे किसी के साथ काम, आपका काम बहुत है, बस आपने मुझे हीरो बना। 5वीं कल, मोहसिन साहब थैंक यू वेरी मच, आप अखबारात मेरा इंटरव्यू लगा रहे हैं, आपकी वजह से मुझे। 6ठी कॉल, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन साहब अभी तो मैं नहीं कर सकती, आजकल तो बहुत कमर्शियल हैं मेरे पास, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, अगले 2 महीने तो बिल्कुल टाइम नहीं है। 7वीं कॉल, जी मोहसिन साहब
प्रोडक्ट क्या है ये, नहीं मल्टीनेशनल है लोकल है ना, नहीं नहीं लोकल में काम नहीं करती, आपको पता है मैं नहीं करती, मैं लोकल, आप नहीं कॉल किया करें मुझे इस तरह। 8वीं कॉल, हेलो जी, कौन कौन मोहसिन रिजवी, हेलो, बंद कर दें ये फोन। ये स्टेप्स होते हैं और ये बड़े अभी है ऐसे। हाँ, ये तो पिछले 50 साल से है और अब तक है। ये तो ऐसे बेशुमार लोग आपको मिल रहे हैं। कोई भी आर्टिस्ट आता है स्क्रैच से आता है, स्क्रैच से आके फिर वो बनता अपनी मेहनत से, ठीक है, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर उसको जरूर परवान चढ़ाता है, मगर वो अपनी अपनी मेहनत से बनता है ना वो आज। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत आ जाती है, वही बात मैं कर रहा हूँ ना। उसके बाद जब 50 अपॉर्चुनिटीज आएंगे, पहले तो उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो एक अपॉर्चुनिटी कहाँ तो आपका शुक्रिया कर रहा है। जब 50 अपॉर्चुनिटी तो फिर वो चूज करेगा कि मैं अगर कमर्शियल है तो लोकल के साथ करूँ, नेशनल मल्टीनेशनल के साथ करूँ, किसके साथ करूँ। तो वो तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी तो वो आपको क्यों तवज्जो देगा उस वक्त, जब उसके बाद इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल क्लाइंट्स होंगे इतने बड़े, तो फिर वो लोकल पे काम या छोटे कमर्शियल पे या जिसको एक रेस्पेक्ट वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एक मतलब फिर फ़क्र पाकिस्तान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी आपको खुशामदीद करता है। मोहसिन साहब, माशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें देखी आपने, हम भी आपके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। आपके मैसेजेस, आपके पैगामात और जो आपका तजर्बा जो इस हवाले से आर्टिस्ट आपके साथ रहे हैं, और उन्होंने बकौल आपके कि बहुत बड़ी बात है कि आप कहते हैं कि आर्टिस्ट ने हमें सिखाया, हाँ, बड़े और हमें आर्टिस्ट तो बताया, ये बहुत सिखाते हैं। बड़ी बात है। यस। वरना हमेशा आदमी यही कहता नहीं, है कि हमसे बहुत सारे लोग सीखते सीनियर हैं। आर्टिस्ट, लेजेंडरी आर्टिस्ट जितने भी हैं सिखाते हैं आपको। किस आर्टिस्ट ने आपको प्रोफेशनल वाइज मुतासिर किया? मैं नाम लूंगा, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा है रीमा। शी इज प्रॉपर प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जैसे कहना चाहिए। मैंने बहुत उनके साथ काम किया, सभी प्रोफेशनल लगे मुझे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगे, मगर क्योंकि ज़्यादा काम मेरा उनके साथ हुआ, एज ए कमर्शियल्स में भी उनके साथ काम किया मैंने। तो वो सबसे बड़ी बात, जब मैं उनको 9 बजे का टाइम देता था ईस्टर्न स्टूडियो का कि 9 बजे आपको सेट पे पहुंचना है, मैं 8:45 बजे पहुंचता था, 8:45 बजे सुबह पहुंचता था जब स्टूडियो, तो 8:30 बजे से गाड़ी खड़ी होती थी। क्या बात है। उनको अंदर स्टूडियो में होती थी और अपना मेकअप करा रही होती थी, अपना मेकअप खुद कराती थी, अपनी ड्रेस पे खुद तवज्जो देती थी। अगर ड्रेस आ गया है जो हमारे ने प्रोवाइड किया, उसको कैसे सेट करना है उसको, फिर उनको पता होता था। जैसे अब अगर वो सामने कैमरे के आ जाएंगी तो उसके, अब वो शूट शुरू होने से 10 मिनट पहले वो फ्लोर पे आ जाएंगी। शूट अगर फर्ज करें 10 बजे शूट शुरू हो रही है और मेकअप उनका हो गया है 10 बजे, तो वो इजाज़त लेके, डायरेक्टर मुझसे इजाज़त लेके, मुझे मैं ज़रा कैमरे पे सामने आ जाऊँ, ज़रा अपनी पोजीशनिंग करा लूँ, ये करा लीजिए, मेरी पोजीशन क्या है यार, ये पोजीशन है, कहाँ तक जाऊँगी यार मैं। अब वो कैमरामैन को खड़ा कर देगी, लाइटिंग, अच्छा जी DOP तो कहेगी सामने आ जाएँ, कैमरे पे आ जाएँ, कैमरे, अच्छा जी मुझे देखें कितना प्रोफाइल रख रहे हैं, वो कहेंगे इतना, हाफ प्रोफाइल रख रहे हैं, अच्छा कितने आ रही हूँ, अच्छा कितनी गुंजाइश है मेरे पास, फोकस की कितनी गुंजाइश है, वो कहेंगे ये मैं आई आगे, ये बात करके यहाँ तक ठीक हूँ, हाँ आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो रही ना, ये पीछे आ गई, अब देखें फोकस ठीक है, इतना ठीक है, ये अच्छा लाइटिंग करा, अब वो लाइटिंग कराएगी अभी, अच्छा लाइटिंग कराएगी सामने देख के, ऊपर नहीं देख रही, लाइटिंग ग्रिड्स होती थी ऊपर हमारे, अच्छा लाइट बढ़ाएं, यहाँ लाइट दें, यहाँ लाइट दें, हाँ यहाँ हार्ड करें, बस वो फील कर रही है, लाइट को फील कर रही है, ये नहीं कि हार्ड करें, अच्छा मेरे बालों पे लाइट दें जरा, हाँ लाइट बढ़ाएं, चमक दें बालों को जरा, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रोक दें, अच्छा नोज को काटें लाइट से, बस इतना। तो वो अपनी लाइटिंग खुद करा, डायरेक्टर दायरे चीज़ों को होता है, मतलब देख रहा होता है, मगर वो हेल्प करती हैं आपको लाइट कराने में, अपनी लाइटिंग कराने, अपना फोकस सेट करने में, डायलॉग। अच्छा फिर जिस जमाने में 35 mm में हम काम करते थे, रील होती थी, रील 400 फुट का नेगेटिव 26,500 रुपये का आता था, तो
400 फुट का, तो अब तो ये कार्ड लगे हुए ना आपके, इसमें तो गुंजाइश है, आप कॉपी कर लेंगे, कार्ड फिर खाली हो जाएगा। उस जमाने ऐसा नहीं, तो ज़्यादा रीटेक नहीं चाहिए होती थी। कि अगर आप कोई बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री ये, तो उसको एक ही दफ़ा बोलना ज़्यादा अच्छा है। 5, 6, 8 टेके जो लेंगे ना, तो वो फिर आर्टिस्ट से डर लगने लगता है, यार टेके खा जाता है। तो वो कहती थी 2 CR करें, CR होती कैमरा रिहर्सल, कैमरा ऑन करें, मतलब सिर्फ फिल्म ना चलाएं भी, वो बात करेंगे, मैं इस्तेमाल करती हूँ ये जो मेरे दिल को रखता है नर्म मुलायम, एक मैं इस्तेमाल करती हूँ ये जो मेरे दिल को रखता है नर्म। ठीक था, यहाँ तक पोजिशनिंग थी, आउट तो नहीं था, बाहर आ जाए जी, टेक करेंगे, तीसरी टेक ढक, ओके कंफर्म, तो पैसे बचते थे, रील का खर्चा कम होता था, डेवलपिंग, मतलब सारी चीजें में फेवर होता था। प्रोफेशनल तो क्यों नहीं अच्छा लगेंगे वो लोग। और कोई आर्टिस्ट? बहुत लोग, शफी मोहम्मद शाह साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट, एक्सप्रेशन के माहिर, जिस चांद ग्रहण में जो शॉट था उनका, जो उनकी जहानिया शाह, उनके भाई का इंतकाल हो गया और गोली मार दी गई उसको, उसके लिए वो चीखते हैं, वो हो कमाल, हवाएं में तलत हुसैन साहब, हो कमाल। हमारे तो दूसरे ममालिक के लोग भी इनकी तारीफ करते हैं, हम ही नहीं, इनकी तारीफ करते हैं, इनसे सीखते हैं लोग। मतलब क्या कमाल आर्टिस्ट थे ये सारे लोग। ये जिया मोहिउद्दीन साहब 90+ एज में भी माहिर उर्दू के, क्या बोलते थे वो, क्या अल्फाज बोलते थे वो। तो ये तो टेक्नोलॉजीज तो अब आ गई, AI टेक्नोलॉजी वगैरह जिसने कहा, मगर उस जमाने तो मैनुअली होता था ना जो कुछ हो रहा है। एक मैनुअल आर्टिस्ट बात कर रहा है तो फेस एक्सप्रेशन, विजुअल एक्सप्रेशन, ऑडियो, इस सब किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, किस आर्टिस्ट का आप इस फील्ड से? आर्टिस्टों के अलावा मैं इस इंडस्ट्री का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, इंडस्ट्री का पूरी। जैसे सबसे पहले इंटरफेलो कम्युनिकेशन, ताहिर अनवर खान मालिक, ओनर, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस एडवर्टाइजिंग फील्ड में आ सकूं। उनकी मिसेस सीमा ताहिर खान, क्रिएटिव डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे स्क्रैच से काम सिखाया, कैसे काम होता है, कैसे काम, बहुत डांटे मैंने खाई उनकी, बहुत चीज़ें। मगर काम को आज अगर मुझे कोई ये कहता है ना, एज अ प्रोफेशनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर, के जी क्लाइंट मुझे आज शाम को कहता है कि कल सुबह फिल्म शूट होनी है, तो मेरे लिए कोई मसले की बात नहीं है, मैं कर लूँगा। मुझे पता है सुबह शूट, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई हुई है 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे पहले की, क्या करा। तो ताहिर खान, सीमा ताहिर खान, हमारे अच्छे DOPs जिनको मैं नाम लूँ, नूर अली साहब बहुत अच्छा बड़ा DOP। मैं रिमल खान की तारीफ़ करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। रिमल खान, वो भी इंटरफ्लो के पार्ट थे, अच्छी फिल्मों के बनाने वाले थे। फिर हमारे प्रोफेशनल फील्ड में जब मेरी प्राइवेट लाइफ आई, प्रोफेशनल जब फिल्म कंपनी आई, उसमें अली मोहम्मद एक DOP होते थे, उनका बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। उससे मुझे सिखाया काम, एज ए डायरेक्टर मैं था, वो DOP था हमारा, हमें सिखाता था कैमरा एंगल्स कैसे रखने हैं। अगर उसका एंगल सुलेमान रज़ाक DOP, बेहतरीन DOP, उसका शुक्रिया, उसने काम। ये इश्तियाक साहब, ये लोग साउंड में, फ़र्रुख आबिद, बहुत कई 100 जिंगल्स किए फ़र्रुख आबिद साहब के साथ, उनका शुक्रिया, कोऑपरेट किया और सिखाया। इस तरह बेशुमार लोग। यूथ के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, यूथ जो आजकल डिप्रेस्ड है ना, थोड़ी सी डिप्रेस है, उनको कहीं डिप्रेशन से निकले। मैं हमेशा तो कहता हूँ यंग जनरेशन के पास ना, उनके पास, आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। देखिए, क्रिएटिविटी में हमेशा कहता हूँ किसी की मीरास नहीं होती। क्रिएटिविटी तो कोई भी, हर किसी लोगों को पता नहीं होता। माँ बाप को चाहिए बचपन से बच्चे की क्रिएटिविटी को उजागर करे। हर बच्चा, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, किसी की शक्ल अच्छी है, तो ये टीवी पे आ सकते हैं। अगर टेलीविजन नहीं भी हो तो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। आप देखें, अच्छा अब तो आपके पास ये जो इतनी छोटी सी चीज़ मौजूद है आपके हाथ में, यही यूट्यूब है, इसमें आप यूट्यूब डाउनलोड अपनी करें, अपनी चीज़ें, अगर आपकी क्रिएटिविटी में जान है तो वो तो निकल जाएगी, खुद ही ऊपर चली जाएगी, दुनिया भर में पहुंच जाएगा आपका मैसेज।
ठीक है सैयद मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम के जीनत बहुत देने शुक्रिया वक्त सलीम भाई, हमेशा। माशाल्लाह और मज़ीद बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि हमें आप बहुत खैर इस शुक्रिया। फील्ड से मुंसलिक है Always. और टाइम बहुत कीमती होता है इसके Always, अंदर। always. तो नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और सैयद मोहसिन रिजवी साहब जो आज हमारे इस प्रोग्राम के जीनत बने, फ़ख्र पाकिस्तान के, नो डाउट अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ मिलकर काम किया और ऐसा काम किया कि जो वाकई ही कमाल किया। और इनके ड्रामे, इनके सारे के सारी वो चीज़ें जो आज भी एक मैसेजेस है, आज भी एक पैगाम है और आज भी उनसे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। और बहुत कमाल की बात उन्होंने की कि आर्टिस्ट जो हमारे साथ होता था, जो अपनी मेहनत से, अपनी सारी चीज़ों से, अपनी काविशों से, अपनी जुस्तजू से, अपनी मेहनत से वो तमाम चीज़ों को इस तरीके से हाईलाइट करता और हमारे साथ इस तरह घुल मिल कर काम करता था, मिलजुल के काम करता था कि हमें ये पता नहीं होता था कि हमें क्या करना, बल्कि वो हमें बताता था और हम सब मिल के जब इसको एक सही ड्रामा शक्ल देते थे तो एक बेहतरीन ड्रामा एक्सपोज होके अब चैनलों के ऊपर आता था और स्क्रीन के ऊपर आता था और उसको बहुत लोग सराहते थे कि पहला ही ड्रामा इतना अप गया कि इनको खुद अपने आप पर फ़ख्र होने लगा। और उसके बाद जब आदमी इस सिलसिले से जुड़ता चला गया, और मैसेजेस के हवाले से ये कहूँगा कि नौजवान जो है उसमें नो डाउट हमारे पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, लेकिन अगर इस टैलेंट को कमाल करते हैं और अच्छा करते हैं और उसको खूबसूरती के साथ करते हैं और अपने उस्ताद के साथ मिल के करते हैं और सीख के करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी हवाले से दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।